8 नोट पढ़ लिए। 8 नोट के बाद काफी मैंने बनाओ कूलाम का नियम। कूलाम का नियम, कूलाम का नियम इंग्लिश में कहते हैं कूलम्स लॉ, COLUMBS, कूलम्स लॉ। सबसे बड़ा कारण किसने बनाया? डॉक्टर सी कूलाम ने। कैसे लिखना, किस तरह पेपर में आएगा वो सब बताया जाएगा, कि किस तरह पेपर में आएगा सब बताया जाएगा। हेडिंग बनाओ कूलाम का नियम यानी कूलम्स लॉ। किसने बनाया? डॉक्टर सी कूलाम। डॉक्टर CA कूलाम, नाम लिखते चलना धीरे धीरे साथ साथ। डॉक्टर CA कूलाम के द्वारा बनाया गया किसका नियम? कूलाम का नियम। क्यों बनाया गया अभी बताया जाएगा। कब? 1785 ईस्वी में। 1785 ईस्वी में कब बनाया गया कूलाम का नियम? किसने बनाया? कूलाम ने, अपने ही नाम पर रख दिया कूलाम का नियम। कारण क्या था जान लो। एक मिनट, हेलो लिखो ना बोर्ड पर देखो। कूलाम का नियम बनाया क्यों गया, ध्यान से समझना अच्छे तरीके से समझे। क्यों? इसलिए कि पेपर में जब हम यहाँ से लेकर यहाँ तक लास्ट तक पढ़ चुके होंगे ना, इसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक जो मैं आपको पढ़ा कर हट चुका हूँ, इससे संबंधित जितने भी डेरिवेशन होंगे ना, जितने भी एडवांस डेरिवेशन होंगे, है ना, जितने भी एडवांस डेरिवेशन होंगे वे सारे डेरिवेशन एक दूसरे से लिंकिंग होंगे। और एक जो इसका जो फॉर्मूला आगे निकल वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। उस फॉर्मूले के अंदर से भी सवाल पूछे जाऊँगा, समझे। जो इसके अंदर का फॉर्मूला होगा ना, सवाल उसके अंदर से भी आएंगे। पेपर में आए हुए हैं, मैं आपको दिखाऊंगा, अभी आपके सामने फ्रंट पर रख कर दिखाऊंगा। लेकिन आपको ये जानना जरूरी कूलाम का नियम बनाया क्यों गया, कि कूलाम का नियम कहाँ लगता है ना। जो आप आवेश देख रहे थे ना अब तक, आवेश पर चर्चा चल रही थी, आवेश देख रहे तो आवेश के अंतर्गत जो आपने मेरे साथ देखा कि जो आवेश हो क्या, आवेश एक बिंदु का हो, है ना। आवेश हमेशा याद रखना, आवेश एक बिंदु का होगा। तो अब बात करेंगे कि आवेश का ये क्या बला क्या है, आवेश है क्या। ये रहा Q1 और Q2, Q1 और Q2 ये रहे दो आवेश, है ना। एक व्यक्ति थे उनका नाम था क्वेंडिस, एक व्यक्ति थे उनका नाम क्वेंडिस था। अगर पुराने वीडियो देखे होंगे तो उसमें बताया एक व्यक्ति थे उनका नाम क्वेंडिस था। जहाँ दो आवेश हो ना वे दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जहाँ दो आवेश होंगे एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और रिपेल भी करते हैं। उनके बीच में आप ऐसे कह सकते हो उनके बीच में एक बल लगता है। जैसे आपके घर में एक वायर होगा, वायर है ना, वायर बोलते हैं तार को। उसके अंदर दो तार होंगे, एक प्लस का होगा एक माइनस का होगा। आपने देखा कभी कभी जब आपके अंदर उसके अंदर ना स्पायरिंग हो जा तो चिपक जा दोनों तार। क्यों? एक प्लस का हो एक माइनस का हो। जब एक प्लस का हो एक माइनस का हो, दोनों के अंदर चार्ज हो। जितने भी वायर घूम रहे हैं ना पूरी दुनिया के अंदर, सबके अंदर क्या होगा, एक वायर होगा। उस वायर के अंदर क्या हो, चार्ज हो या आवेश हो, वे एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। कभी कभी क्या हो, जो तार ना एकदम दूर हट जा, एकदम दूर टूट कर ना तार दूर पड़े, उसका मतलब ऐसे कह सको उन पर भी चार्ज होगा, आवेश होगा, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। यही कारण है आपने देखा होगा कभी कभी जो 11,000 या 22 लाख की लाइन होगी ना, उसके नीचे तो जो व्यक्ति होगा ना ऐसे ऊपर उठा के जो नीचे का व्यक्ति चल रहा होगा उसे ऊपर खींच लेते हैं। उसके अगर छाता लेके जा रहा हो और छाता ऊपर से लोहे का हो उसके हाथ में तो अर्थिंग लेता उस ऊपर खींच लेता। इतना खतरनाक। इसका मतलब एक वायर होगा एक व्यक्ति होगा, व्यक्ति पर भी आवेश था और जो वायर था ना ऊपर उस पर भी आवेश था और ऐसा अट्रैक्ट किया, यानी इनके बीच में एक बल लग रहा था। इस बल को जानने के लिए डॉक्टर CA कूलाम आए, इनके बीच में कौन सा बल लगता है। इसे डॉक्टर CA कूलाम ने अपना निष्कर्ष दिया और बताते हैं डॉक्टर CA कूलाम इस जो CA कूलाम ने बताया कि दो आवेशों के बीच में जो बल लगता है उस बल को आप कूलाम बल कहते हैं। अपने नाम पर रख दिया नाम कूलाम बल। आज के बाद जब भी बच्चे 12th क्लास के अंदर पढ़ने के लिए आएंगे ना तो इसके अंदर कूलाम को कभी नहीं भूल पाएंगे। उन्होंने बताया कि दो आवेशों के मध्य एक बल लगता है। आज हम उस बल की गणना करनी कर सकता है, आज हम उस बल की गणना करेंगे कि उस बल का मान कितना होता है, उस बल का मान कैसे निकाला जाता है ना। दो आवेशों के बीच में जो बल लगता है उसका मान कैसे निकाला जा सकता है। आइए मैं आपको कुछ और उदाहरण देता हूँ कि जो कूलाम के नियम से जो कूलाम के बल या कूलाम बल या कूलाम के नियम से संबंधित जो उदाहरण होंगे आपको बताऊँ। जो पृथ्वी होगी, पृथ्वी एक कुछ दिन पहले एक पत्रिका में रिपोर्ट आई थी, उसके अंतर्गत ये पाया गया कि जो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी है ना वो लगातार घट रही है। कारण ऐसा हो सकता है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच में कोई चार्ज रहा होगा, एक प्लस और माइनस का, जिसके चलते इसकी दूरी लगातार घट रही है और ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है। माना तो ऐसा भी जाता है कि जो बुध ग्रह है वो लगातार पृथ्वी के नज़दीक आ रहा है। यानी आप ऐसा कह सकते हैं ऐसा कह सकते हैं कि जो बुध ग्रह होगा और जो पृथ्वी ग्रह होगी, बुध और पृथ्वी ग्रह के बीच में कोई आवेश लग रहा होगा। आप इस परिचर्चा को आगे भी ध्यान रखिएगा और जो डिबेट्स होते हैं या न्यूज़ होते हैं उन पर भी नज़र रखिएगा और देखिएगा कहीं ऐसा तथ्य आपको जानने को मिला हो तो उसे रिसीव करिएगा और अपने नोट्स में एडिट कर लीजिएगा, समझे। तो ये तो बात हुई उसकी जो मेरे उदाहरण थे। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ ट्रेडिशनल क्या है। ट्रेडिशनल मतलब परंपरागत क्या है, जो टॉपिक हमारा चल रहा था। क्योंकि परंपरागत क्या है, जो बच्चे सब पढ़ते हैं, जो आपको पढ़ना है। फिर मैं आपको जो पढ़ाऊंगा वो अलग क्या है नहीं, जो मेरा पढ़ाने का स्टाइल होगा उसमें अलग क्या होगा, ये मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरह आप जानोगे कि किस तरह दो आवेशों के बीच में जो बल लगता है उससे लेकर पेपर में सवाल किस तरह पूछे जाते हैं, है ना। लेकिन पहले मैं आपको डेरिवेशन समझाऊंगा। ये डेरिवेशन क्या होता है, इसे हिंदी में व्यंजक या सूत्र की व्युत्पत्ति कहते हैं। व्यंजक या सूत्र की व्युत्पत्ति इसे कहते हैं इंग्लिश में डेरिवेशन। पेपर में किस तरह सवाल आते हैं, पेपर में 1 नंबर 2 नंबर या 3 नंबर का सवाल आएगा। पेपर में जो फिजिक्स का पेपर होगा उसमें 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर का कोई सवाल नहीं होगा या 5 नंबर का। 1 2 3 5 समझे। 30% आएंगे। कितना आएंगे 30। कितना आएंगे 30%। 30% नहीं जी नहीं 30% 30 नहीं परसेंट 40 होंगे,
समझे, उनके अथवा में भी पर्सन होंगे, तो पर्सन 30 नहीं 40 आएंगे। इसलिए मैं कहता हूँ आपको इतनी प्रैक्टिस करनी होगी, एक टॉपिक को कम से कम 4 या 5 8 या 5 या 8 या 10 बार रिविजन कीजिए, जितना हो सके इतनी बार रिविजन कीजिए। यानी आज के बाद आपसे कोई गुलाम का नियम पूछे ना, तो गुलाम के नियम की परिचर्चा आपके दिमाग में चल जानी चाहिए। मैं आपके सामने इतनी चर्चाएं करूँगा, आपके दिमाग में छप जाएगा। मैं आपके सामने गुलाम के नियम की इतनी चर्चाएं करूँगा, आपके दिमाग में छप जाएगा। ये कितना आवेश? 2 आवेश। तो 2 आवेशों के बीच में एक बल लगता है, ये बात बताई डॉक्टर सी गुलाम ने। आइए जानते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों आवेश धनात्मक हो, ऐसा भी हो सकता है कि दोनों आवेश ऋणात्मक हो, ऐसा भी हो सकता है कि एक आवेश हमेशा एक बिंदु का होगा। ये बात आपको दिमाग में सेट कर लेनी है। आवेश हमेशा एक बिंदु का होता है। जो आवेश होगा बिंदुवत आवेश, यहाँ बात कर रहे हैं बिंदुवत आवेश की, समझे। जो पॉइंट चार्ज सब ये सब मैंने बताया, ये एक मेन पॉइंट है। पॉइंट चार्ज की बात कर रहे हैं, एक बिंदुवत आवेश की बात कर रहे हैं। अगर 2 बिंदुवत आवेश हो, इसे लेकर पेपर में सवाल पूछे, न्यूमेरिकली पूछे जाते हैं। तो इसे एक काम करिए, पहले आप मेरे साथ सूत्र की व्युत्पत्ति कीजिए, डेरिवेशन को सिद्ध कीजिए कि डेरिवेशन क्या कहता है, उससे संबंधित। आज केवल कूलाम के नियम पर ही चर्चा हो पाएगी, है ना। न्यूमेरिकल पर चर्चाएं, जो न्यूमेरिकल इससे संबंधित जो न्यूमेरिकल होंगे उन पर चर्चा हम बाद में करेंगे। आपको कोई बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, समझे। जो मेरा नोट्स होगा, अगर आप उसे ही अच्छे तरीके से कवर कर लेंगे तो 95 प्लस और 99 के बीच में नंबर आ जाएंगे, बड़े ही प्यार के साथ। अगर आपको 100% करना है तो आपके पास जो बुक होगी, एक जो परंपरागत बुक होती है जिसे सब यूज़ करते हैं, नूतन वगैरह या सत्य प्रकाश या फिर दिनेश वगैरह, जो छोटी छोटी बुक होगी उसे साइड में लगाकर पढ़ेंगे, और जो पिछले साल के पेपर होंगे ना उसे साइड में रखकर पढ़ेंगे, तो आपको सब समझ में आने वाला है, समझे। आपको सारे जो टॉपिक दिखाई देंगे वो यहीं से दिखाई देंगे। आपको जो सर का पढ़ा हुआ है ना वो बहुत आया, समझे। कितने आवेश? 2 आवेश। तो 2 आवेशों के बीच में एक बल लगता है, उस बल को हम लिखते हैं F से। अगर 2 आवेशों के बीच की आपको दूरी पता हो, 2 आवेशों के बीच की दूरी पता हो, अगर आपको 2 आवेशों के बीच की दूरी पता हो तो आप इनके मध्य लगने वाले बल की गणना कर सकते हैं। बल, इनके मध्य लगने वाला जो बल होगा, बल जो आवेश होंगे उनकी प्रकृति के आधार पर निकाला जाएगा। आवेश की प्रकृति के आधार पर मतलब समझिए, अगर ये आवेश प्लस या माइनस तो नहीं है, ये आवेश प्लस प्लस तो नहीं है, ये आवेश माइनस माइनस तो नहीं है। अगर दोनों सेम चार्ज होंगे तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, इनके बीच में प्रतिकर्षण बल लगेगा, रिपल्सन फोर्स लगेगा। अगर इन दोनों पर ये अनलाइक चार्ज होंगे, अनलाइक का मतलब इधर प्लस इधर माइनस, अगर ये असमान विपरीत आवेश होंगे, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे, आकर्षण बल लगेगा। ये बात कोएंडिस ने बताई थी, ये हमने आपको पहले लिखवाया, आवेश के गुण के अंतर्गत हमने आपको पढ़ाया। अगर आप पीछे से तैयारी कर रहे होंगे और रिविजन कर रहे होंगे, समझे। कोई प्रॉब्लम समझ में आ रहा है? कोई इशू? तो आज हम इस बल की गणना करने वाले हैं। जो बल की गणना करने वाले हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। जो बल की हम गणना करने वाले हैं, बल एक सदिश राशि होती है कि अदिश राशि? बताइए आप, सदिश राशि होती है अदिश राशि? सदिश राशि, दैट इज फैक्टर क्वांटिटी है, फैक्टर क्वांटिटी है ना, फैक्टर क्वांटिटी। तो बल एक सदिश राशि है, बल एक सदिश राशि है। अभी मैं आपको जो समझाऊंगा उसके बाद किताबों में भी नहीं मिलेगा, आप ढूंढते रह जाओगे, किताब में भी नहीं मिलेगा। जिस तरह मैं समझाऊंगा, जिस तरह मैं इस टॉपिक को डिफाइन करने वाला हूँ आपके साथ, मैं ज़्यादा टाइम दूंगा। ज़्यादा टाइम देने का मतलब मैं कहीं ना कहीं आपके दिमाग में सेट करने वाला हूँ कि पूरी तरह ये कूलाम बल है, ये बला क्या है ना। अच्छा एक बात बताइए, आपका रिजल्ट आएगा बेहतर कब? रिजल्ट आएगा बेहतर तब जब मैं पढ़ाऊँगा। रिजल्ट आएगा बेहतर तब जब मैं पढ़ाऊँगा। यानी आपका रिजल्ट अच्छा चाहिए, आपको 100% नंबर चाहिए। इसका एक ही कारण होगा, टीचर और स्टूडेंट अपनी पूरी भूमिका निभाए। टीचर और स्टूडेंट अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। टीचर का पढ़ाना भी 100% और बच्चों का पढ़ाना भी अगर 100% हो तो रिजल्ट बेकार आ ही नहीं सकता, समझे। अगर ऐसा हुआ, टीचर और स्टूडेंट अपनी 100% भूमिका निभाए तो नंबर भी 100% ही आएंगे। अगर कम आए तो इसका मतलब आपने उस सब्जेक्ट के अंदर सतर्कता नहीं बरती, उस सब्जेक्ट के प्रति सतर्कता नहीं बढ़ती, आपने उसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाई, अदा नहीं की, समझे। तो ये कारण हो सकता है। लेकिन मैं अपना जब भी मैं समझाता हूँ तो अपना पूरा 100% लगाता हूँ, किताब से ज़्यादा बताऊँ और गूगल से भी ज़्यादा बताता हूँ, समझे। सर्च करिएगा, आपके सामने पूरा गूगल खड़ा है। गूगल कम पड़ जाएगा लेकिन मैं नहीं कम पढ़ूंगा, समझे। Q1 और Q2 ये क्या रहा? F बल। तो 2 आवेशों के बीच में बल लगता है। आज इस बल की गणना करने वाले हैं। ये बात किसने बताई थी? डॉक्टर सी गुलाम ने बताई थी। कब बताई? 1785 में बताई थी। लिखना कैसे बताया जाएगा, अभी आप मेरे साथ साथ लिखिएगा, ओके। पहली बात, रिजल्ट अच्छा चाहिए, तो रिजल्ट अच्छा चाहिए तो मेहनत करनी होगी, कंटिन्यूटी के साथ, सततता के साथ मेहनत करनी होगी, है ना। अगर आपको रिजल्ट अच्छा चाहिए तो आपको सततता के साथ मेहनत करनी होगी, लगातार कंटिन्यूटी बनाए रखनी होगी। आपको हिंदी भी रोज पढ़नी होगी डेली, है ना। उसके बाद इंग्लिश भी रोज, एक भी दिन छूटना नहीं चाहिए। प्रत्येक सब्जेक्ट प्रत्येक टाइम आपका टाइम टेबल सेट होना चाहिए। इतने समय तक पढ़ना है तो पढ़ना है तो पढ़ना है, समझे। आइए, ये जो बल देख रहे हैं ना आप, 2 आवेशों के बीच में लगने वाला बल है, वो उन दोनों
आवेशों के, उन दोनों आवेशों के गुणनफल के, दो आवेश नहीं है, आवेश नहीं है, बिंदुवत आवेश। जब मैं आपको लिखवाऊंगा, अभी लिखवाऊंगा, पहला पॉइंट है ये, हमको क्या निकालना है, कूलाम बल की गणना भी लिख सकते हैं, हेडिंग, हेडिंग हम अपने दिमाग से बनाते हैं, समझे। कूलाम का नियम या कूलाम बल भी कह सकते हैं। अगर आपको कूलाम बल की गणना करनी है तो जो दोनों आवेश होंगे उनकी गुणा कर यहाँ लिख देंगे, समझे। अभी हम एक फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, उस फॉर्मूले को देखिए। दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल, ये दो आवेश रहे, इन दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल, दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल, दोनों आवेशों के गुणनफल, ये दो आवेश नहीं है, दोनों आवेशों के गुणनफल उनके मल्टीपल के, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब समझिए, अगर ये दोनों आवेश ज़्यादा हो ना, अगर यहाँ 8 कूलाम, यहाँ भी 8 कूलाम, अगर यहाँ 20 कूलाम, यहाँ 20 कूलाम, अगर इन आवेश का मान बढ़ता जाए लगातार तो इनके बीच में लगने वाला बल भी बढ़ता जाएगा। तो यह इससे ही पता चलता है कि अगर दोनों आवेश का मान लगातार बढ़ता जाए तो इसका जो बल का मान होगा वो भी लगातार बढ़ता जाएगा। इसे बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, हिंदी में कहते हैं समानुपाती। इस पर हमने जो 8 टॉपिक पढ़ाए थे उसके अंदर चर्चा की थी कि समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, समझे। इसलिए मैंने कहा था कि मेरा एक क्लास दूसरी क्लास से लिंक होगा, आप समय निकाल कर बहुत से बार बार देखिए। इसे मान लेते हैं समीकरण 1, इसे मान लेते हैं समीकरण 1। आइए सेकंड पॉइंट पर, सेकंड पॉइंट में आप देख रहे हैं इनके बीच में दूरी कितनी है, r। चलिए एक बात बताइए, ये रहा आपका एक वायर, ये रहा आपका एक वायर, वायर मतलब तार, ये आप यहाँ खड़े हुए साइड में, जैसे आप सही साइड में खड़े हुए हैं यहाँ, जैसे जैसे आप दूर जाएंगे तो करंट की मात्रा कम होती जाएगी, यानी आप इस पर चिपक नहीं पाएंगे, पता होगा आपको, है ना। लेकिन आप जैसे जैसे दूरियाँ घटाएंगे लगातार आपको करंट बहुत फास्ट लगने वाला है, ऐसा होगा ना, ऐसा होता है। क्यों? कारण क्यों आप जानते हैं। यानी जैसे जैसे आप दूरी घटाते हैं, जैसे जैसे आप दूरी बढ़ाते हैं, है तो इनके बीच कम बल लगता है, जैसे जैसे दूरी को कम करते हैं तो बल ज़्यादा लगता है, आपका हाथ जो होगा वो एकदम चिपक जाएगा, है ना। यही प्रकृति आपको यहाँ दिखाई देगी। यानी दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, ये दो आवेश हैं, उसके बीच लगने वाला बल आवेश के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे कहते हैं समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? जी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी तक आपने क्या निकाला? अभी तक आपने निकाला दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल दो ही बातों पर निर्भर करता है। कितनी बातों पर? दो बातों पर। नंबर 1, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। आप कॉपी में हेडिंग बनाइए, मैं लिखवाता हूँ। कॉपी में हेडिंग बनाइए, कॉपी में हेडिंग बनाइए, कूलाम का नियम, हेडिंग बनाई होगी, कूलाम का नियम बनाई होगी ना, कूलाम का नियम। उसमें लिखिए डॉक्टर सी ए कूलाम ने सन 1785 ईस्वी में, डॉक्टर सी ए कूलाम ने सन 1785 ईस्वी में यह बताया, डॉक्टर सी ए कूलाम ने सन 1785 ईस्वी में यह बताया कि डॉक्टर सी ए कूलाम ने सन 1785 ईस्वी में यह बताया कि दो आवेशों के मध्य एक बल हमेशा कार्य करता है। यह बताया कि डॉक्टर सी गुलाम ने यह बताया कि दो आवेशों के मध्य एक बल हमेशा कार्य करता है। यह बताया कि दो आवेशों के मध्य एक बल हमेशा कार्य करता है। एक बल हमेशा कार्य करता है। यह बल निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। यह बल निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। यह बल निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। तेज लिखिए, यह बल निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। आप समझिए, ज़्यादा समझने में ध्यान दीजिए, लिखने पे कम। यह बल अगर आपके समझ में आया ना, इधर देखिए, यह बल निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। नंबर 1, पहले ये वाला डायग्राम बनाइए, पहले आप ये वाला डायग्राम बनाइए प्लीज़, डायग्राम बनाइए। मैं आपको यहाँ से दफ़ा भी कर सकता हूँ, समझे नहीं, लेकिन अपना समय निकाल कर पढ़ा रहा हूँ तो आप बेहतर होगा, पढ़ने में ध्यान लगाइए। चलिए, चित्र बनाया होगा ये वाला, है ना, चित्र बनाया होगा, कोई इशू। उसके बाद निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। फर्स्ट पॉइंट, हेलो, पहले देखिए, पहले समझिए। ये दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल है, इसे कहते हैं दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल। एफ मतलब फोर्स मतलब बल। तो दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल दोनों आवेशों के जो गुणनफल होता है ना, उसके गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती। दो कितने आवेश? दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल उन दोनों आवेशों के
गुणनफल के समानुपाती होता है, ऐसा नहीं लिखना है। आपको लिखना है दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल। परिभाषा सही और स्पष्ट होनी चाहिए। लिखिए फर्स्ट पॉइंट के अंदर लिखिए दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल, दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल, दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल। मुझे लगता है आपको अपनी स्पीड बढ़ाने की आवश्यकता है। दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। स्पीड आपकी कम है। उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। लिख लिया ना, कोई प्रॉब्लम? ओके, आप इस तरह लिखिए, अर्थात करके लिखिए, अर्थात F समानुपाती Q1 Q2, और ऐसे समीकरण एक मान लीजिएगा। F समानुपाती Q1 इंटू Q2 समीकरण एक मान लीजिएगा। ओके, सेकंड पॉइंट लिखिए। सेकंड पॉइंट F समानुपाती 1/r²। ये ना लिखिए, पहले आप इसे हिंदी में लिखिए, उसके बाद ये लिखिएगा। आप लिखिए दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल, दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल उन दोनों आवेशों की बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है। कोई इशू? इतना लिखने के अर्थात करके लिखिए, अर्थात F समानुपाती 1/r²। अर्थात F व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। समीकरण 2 मानिए, समीकरण 2। अब आप इधर देखिए, आप इस तरह लिखिएगा, बाद में पहले समझिए। यहाँ लिखिए समीकरण 1 व 2 को मिलाने पर, समीकरण 1 मिनट रुकिए, समीकरण 1 व 2 को मिलाने पर, समीकरण 1 व 2 को मिलाने पर आप देखो, इधर देखो, इसके बाद देखना, इसके बाद आप कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना। इधर देखो F तो ये नहीं कि इसे जोड़ा, गुणा किया, F² होगा, नहीं। जब आप दोनों समीकरणों को एक साथ मिलाते हैं, 11वीं कला जो कक्षा 11 है ना, उसका नियम है, उसके अंदर जो दूसरा चैप्टर बीमा वाला, उसके अंदर हमने आपको पढ़ाया है दोनों F के नाम का केवल एक ही F लिखना है। समानुपाती को सिर्फ एक ही बार लिखना है। ये Q1 और Q2 होता है, इसकी इसमें गुणा हो जाएगी, ये आ जाएगा Q1 इंटू Q2 अपोन में आ जाएगा आपका r²। आप इतना लिखिए, जल्दी लिखिए, नोट कीजिए, आप इतना लिखिए, नोट कीजिए फटाफट। कोई प्रॉब्लम? समझ में आया? समझ में नहीं आया? ऐसा मत करो। F समानुपाती Q1 इंटू Q2 अपॉन r²। ओके, देखो ये रहा आपका F। ध्यान से समझना, F आप इसे हटाएंगे, आपको पता है जब इस समानुपाती को हटाते हैं एक प्रकार से बराबर का काम करता है ना, एक प्रकार से बराबर का काम करता है। और आपके सामने यहाँ जाएगा K, है ना, K नाम के जितने व्यक्ति होते हैं सारे पागल, समझे। Q1 इंटू Q2 अपॉन r²। बुद्धि नहीं होती K नाम के व्यक्ति, ऐसा मानना मत, हम ऐसा मानते हैं F बराबर K Q1 Q2 अपॉन r²। जल्दी भटक जाते हैं K नाम के व्यक्ति, हम ऐसा मानते हैं F बराबर K Q1 Q2 अपॉन r²। चलिए, व्हाट इज दिस? दिस इज फॉर्मूला फॉर द कूलम्ब्स लॉ। ठीक, व्हाट इज दिस? दिस इज फॉर्मूला फॉर द कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब फोर्स ये रहा। लेकिन व्हाट इज K? 1 मिनट, K इज कांस्टेंट। और ये बड़े वाला K है, छोटा K नहीं है, ये बड़े वाला K है। और K की एक वैल्यू होती है, ये K की एक वैल्यू होती है, ट्रेडिशनल वैल्यू है, परंपरागत वैल्यू है। और जो परंपरागत वैल्यू है आपको याद रखनी होती है। जैसे पाई का मान 3.14 होता है ना, इसी तरह यहाँ कूलाम के नियम में K का एक मान होता है। वो K का मान आपको आज याद रखने की आवश्यकता है। वो K का मान क्या होगा आइए जानते हैं। K का मान क्या होगा आपको, आप इसे साइड में इस तरह लिख सकते हैं, K बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट K की छोटे वाला होना चाहिए। अब आप कहोगे सर ये क्या बला है? K बराबर कोई बला नहीं है,
जहाँ बड़े वाला के दिख जाए आप लिख सकते हैं 1/4πε0 के। ये कोई बला नहीं है, जहाँ के बराबर के दिख जाए, के बराबर 1/4πε0 के लिख सकते हैं। समझे? आप लिखिए इसे। अब 1 मिनट रुकिए 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 रुकिए। एफ बराबर के लिखिए 1/4πε0 स्मॉल के इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कि एप्सिलॉन नोट क्या है। आप जो देख रहे हैं ना ई, ये और इसके नीचे जीरो बनाया गया है, ई के जो डंडे से मोड़ दिए गए हैं उसके नीचे ये जीरो बनाया गया है, इसे हम कहते हैं एप्सिलॉन नोट। इसके ब्रैकेट में लिखिए एप्सिलॉन नोट, ताकि आप इसका नाम ना भूलें। एप्सिलॉन नोट। लेकिन आपको इसका नाम हिंदी में भी पता होना चाहिए। क्या आपको किसी को इसका नाम हिंदी में पता है? नहीं जानते हैं? हम बताते हैं। 1 मिनट रुकिए। इसे कहते हैं हिंदी में निर्वात की विद्युतशीलता। ये बहुत अच्छा नाम है, आप याद रखिए, पूछा जाता है पेपर में। निर्वात की विद्युतशीलता, एप्सिलॉन नोट को निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। निर्वात की विद्युतशीलता, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। निर्वात की विद्युतशीलता। उसके बाद आपके दिमाग में प्रश्न आना चाहिए, सर ये के क्या बला है? के के बारे में और अच्छी तरीके से बात करने वाले हैं। एप्सिलॉन नोट के बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन समय पर, अभी नहीं। अभी आपको हमारा एक ही मकसद है, वो भी कूलाम का नियम यानी कूलाम बल पढ़ाना, यानी एफ का मान पढ़ाना। अभी उसके बारे में बात करना चाह रहे हैं। जितनी बातें होगी जहाँ समय पर वो आपको बताएंगे। समझे? के का नाम के को कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। 1 मिनट रुकिए। डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट हिंदी में कहते हैं परावैद्युतांक। क्या कहते हैं? परावैद्युतांक। परावैद्युतांक। कितने अच्छे बच्चे हो यार तुम। के बराबर परावैद्युतांक, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तुमसे ज़्यादा बदतमीज भी कोई नहीं है। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट नोट करो। लेकिन आपको पता होना चाहिए जहाँ के हो। हेलो 1 मिनट प्लीज, लुक एट मी प्लीज। ये देखो इधर Q1 और Q2 दो आवेश, आपके घर में टीवी आया होगा कभी? टीवी नहीं आया, कोई बात नहीं। दो आपके यहाँ, आप किसी के यहाँ शादी में गए होंगे, कोई गया? चलिए बहुत अच्छी बात है। जब आप शादी में गए होंगे तो वहाँ दहेज मिलता है, दहेज है ना। और दहेज के अंदर एक फ्रिज आता है। फ्रिज के साइड में देखिएगा एक थर्माकोल लगा हुआ होता है। थर्माकोल, जितने भी नए जो उपकरण होंगे, नए गुड्स होंगे, नई वस्तुएं होंगे, ऑब्जेक्ट होंगे आपके जो दहेज में आते हैं, उनके चारों तरफ देखिए थर्माकोल लगा होता है। नहीं देखे हो? थर्माकोल लगा होता है। नए सामान लेके आए, थर्माकोल लगा होता है। कैसे बच्चे हो यार तुमको खाने के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है ना। हेलो, है कि नहीं? होता है थर्माकोल। अब आप कहोगे सर कूलाम का नहीं पढ़ाते थर्माकोल पे कैसे चला है? रुकिए, उदाहरण लेना, समझ में आएगा। थर्माकोल, ये जो थर्माकोल होता है ना दो वस्तुओं के बीच में, उसे परावैद्युतांक कहते हैं। आपके समझाने के लिए उसे ही परावैद्युतांक कहते हैं। उदाहरण उसे ही बोलते हैं परावैद्युतांक। जो जैसे जो टीवी के अंदर जो प्लेट होती है ना, टीवी के अंदर प्लेट के अंदर ताकि आवेश उत्पन्न ना हो, तो उनके बीच में, दो आवेशों के बीच में, प्लेट और जो प्लास्टिक जो टीवी होता है और जो उसके अंदर प्लेट होती है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं, उसके बीच में थर्माकोल लगाया जाता है। उस थर्माकोल एक प्रकार से डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का काम करता है। उसे हिंदी में परावैद्युतांक कहते हैं। परावैद्युतांक और अच्छे तरीके से बात करेंगे, लेकिन समय पर, अभी इतनी ही। लेकिन आज आपको एक बात और याद रखनी, एक बात और याद रखनी है। जो परावैद्युतांक होता है, परावैद्युतांक यानी वायु के लिए इसका के का मान हमेशा 1 होगा। वायु के लिए, वायु या निर्वात के लिए, वायु या निर्वात। हेलो 1 मिनट प्लीज। वायु या निर्वात, ये निर्वात क्या बला है? निर्वात कहते हैं जहाँ वायु ना हो। वायु या निर्वात के लिए, के का मान कितना होगा? 1। आप लिख सकते हैं के का मान कितना होगा? 1। समझे? कोई प्रॉब्लम? ओके। ये कितने आने से? 2। कैसे आवेश? बिंदुवत आवेश। इनके बीच की दूरी कितनी है? r। हम कह रहे हैं अगर इनके बीच में कोई परावैद्युतांक हो तो यहाँ के आएगा। अगर हमने कहा आपको कि इन दोनों आवेशों के मध्य कोई परावैद्युतांक नहीं हो, इनके बीच निर्वात या वायु उपस्थित हो, तो के की वैल्यू यहाँ कितनी हो जाएगी? 1। हम जब आपको कूलाम का नियम पढ़ा रहे हैं, हम ऐसा मानकर चल रहे हैं कि यहाँ के इन दोनों के मध्य निर्वात या वायु है। जब यहाँ निर्वात या वायु उपस्थित हो, अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पुटअप करने वाला हूँ। अब आपकी नींद उतर जाएगी, है ना।
के की वैल्यू कितनी है, के की वैल्यू है यहाँ 1। जब हम के की वैल्यू 1 रखेंगे तो पता लगेगा आपको, देखिए कैसे दिखाई देगा, फॉर्मूला कैसा दिखाई देगा। एफ बराबर, हेलो मैम प्लीज़ प्लीज़, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। के की वैल्यू कितनी रख देंगे 1। जब आप के की वैल्यू यहाँ 1 रख देंगे तो आपका जाएगा Q1 Q2 अपॉन कितना R², ऐसा आ जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है, यही कूलाम का नियम है, यही कूलाम के नियम का सूत्र है। लेकिन आपको बताऊं, इसे और भी सुविधाजनक बनाया जा सकता है, इतना सुविधाजनक कि आप जो पर्सन होंगे, जिस तरह के पर्सन पेपर में पूछे जाते हैं, उन्हें और भी आसान और सरल बनाया जा सकता है। आइए देखते हैं कैसे बनाया जा सकता है। आप देखिए ना, 1/4 नोट होगा ना, 1/4 नोट होगा, इसकी वैल्यू, आप इसकी वैल्यू निकालेंगे, कैसे निकालेंगे सर आप बताइए ना। ये जो 4 देख रहे हैं ना, 4 ऐसे लिखेंगे। आपको बताइए जो पाई होता है, पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14। सर एप्सिलॉन नोट की वैल्यू होती है, जी हाँ होती है, अभी बताएंगे आपको कैसे होती है इसकी वैल्यू। इसकी वैल्यू होती है 8.85 गुना 10⁻⁻12। आप इसे हल करेंगे, हल भी नहीं करना है, हम आपको बता रहे हैं हल करके कितना आएगा। सब बच्चे याद रखते हैं, आपको भी याद रखना है, ये भी एक परंपरागत तरीका है। आप परंपरागत तरीके के अनुसार चलेंगे, आपको वही काम करना होगा। आप शादी में जाएंगे, खाना बाद में खाएंगे, वहाँ पहले 51 रुपये या 101 रुपये लिखवाएंगे। ट्रेडिशनल तरीका है, परंपरागत तरीका है, आपको इसकी वैल्यू निकालनी नहीं, याद करनी है, परंपरागत तरीका है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट बराबर, हल कर लेंगे ना इसको, मुझे पता है आप नहीं करेंगे, करना भी नहीं है। 9 गुना 10⁻9 आ जाएगा, आज के बाद याद रखिएगा, 9 गुना 10⁻9। 1/4 एप्सिलॉन नोट की वैल्यू कितनी होती है, 9 गुना 10⁻9। कैसे आया, आप मुझसे मिलिए संडे में, अलग से कोने में मिलिए, है ना। तो इशू समझ में आया ना, सब समझ में आया। कैसे बोल रहे हो यार, ऐसा मत बोलो। एफ बराबर यह आ जाएगा, न्यूमेरिक सुविधा के लिए, सुविधा के लिए आप यहाँ लिख भी सकते हैं, सुविधा के लिए 1/4 एप्सिलॉन नोट, 1/4 एप्सिलॉन नोट 9 गुना 10⁻9 Q1 इंटू Q2 अपॉन कितना R²। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, मुझे लगता है यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एफ बराबर 9 गुना 10⁻9 Q1 इंटू Q2 अपॉन R²। ओके, ये रहा आपका कूलाम का नियम। जब भी आज के बाद हम आपसे पूछे कि दो आवेश हैं, ये रहे 2 आवेश आपके, ये रहा इलेक्ट्रॉन, ये रहा प्रोटॉन। आपको पता है इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज। निगेटिव इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव, प्रोटॉन पर पॉजिटिव, इसका मतलब एक दूसरे को अट्रैक्ट होंगे। जब आपको पता होगा इनके मध्य दूरी कितनी है, जब आपको इनके मध्य दूरी पता हो, दूरी को यहाँ रखिए। दोनों आवेश पता है आपको, इलेक्ट्रॉन पर भी आवेश पता है कि उनकी वैल्यू यहाँ रखिए। प्रोटॉन इधर रहा, प्रोटॉन पर आवेश पता है, उसे यहाँ रखिए, तो उनके मध्य लगने वाला बल निकाला जा सकता है। ऐसे कूलाम का नियम काम करता है, हमने आपको बताया। आइए और देखते हैं उदाहरण, जैसे 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 सर और उदाहरण दीजिए। आइए देखते हैं। हेलो 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 हेलो, इधर हेलो प्लीज़। एक बॉडी, 2 बॉडी, एक बॉडी पर 5 कूलाम का आवेश, दूसरी बॉडी पर 10 कूलाम का आवेश, दोनों की मध्य दूरी 1 मीटर। कितनी, 1 मीटर। 5 कूलाम 10 कूलाम, 5 कूलाम 10 कूलाम। बॉडी ए 5 कूलाम, बॉडी बी 10 कूलाम। पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव, इसका मतलब पास तो नहीं आएंगे, रिपेल हो जाएंगे और दूर चले जाएंगे। ये आपको जानते हैं, ये क्वेंडिस साहब ने बताया था, है ना। क्वेंडिस साहब ने बताया कि दूर चले जाएंगे, एक दूसरे से नफरत करते हैं। प्यार जैसे शब्द इनकी दुनिया में है ही नहीं, है ना। तो आप Q1 की वैल्यू यहाँ, Q2 की यहाँ और R की वैल्यू यहाँ रखिए और हल कीजिए। हल करना भी हम आपको बताएंगे। न्यूमेरिकल अगर आपसे मैथ आता है तो अच्छी बात है, और नहीं आता तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि न्यूमेरिकल की जरूरत पड़ेगी ना, इसमें न्यूमेरिकल की जरूरत पड़ेगी ना, हम आपको मैथ कराएंगे ना साथ में, समझे। नोट कीजिए प्लीज़, नोट। कुछ लोग अलग ही होते हैं दुनिया में। तुमने हाँ थोड़ा क्लीन हो गया आया करो। ट्वेल्थ क्लास के स्टूडेंट हो, थोड़े सिंसियर हो, समझे, और रेगुलर रहो क्लास में। और क्या पता होना चाहिए, और क्या पता होना चाहिए। चलिए। ये क्या है, बल। आपको पता होना चाहिए बल का मात्रक क्या होता है। बल का मात्रक होता है न्यूटन। बल का मात्रक न्यूटन होता है।
उसके बाद अब जो मेरे साथ जानने वाले हैं बल के मात्रक के बाद आप जो मेरे साथ जानने वाले हैं, अब लिखिए साइड में बल का मात्रक न्यूटन, साइड में लिखिएगा बल का मात्रक न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन होता है। और जिस तरह लिखवाया जा रहा है ना, इस तरह की कॉपी में नोट करिएगा, इस तरह जो अपनी फेयर कॉपी होगी ना उसमें नोट करिएगा, क्योंकि आपने इसी तरीके से समझाया और इसी तरीके से आपके समझ में आएगा, समझे। कोई दूसरे के नोट्स मत लीजिएगा, उन्हें कॉपी मत कीजिएगा। नोट्स में होते हैं जो हम खुद बनाते हैं, वे नहीं जो दूसरे की कॉपी लेके नोट्स बनाते हैं, वे फिजूल नोट्स होते हैं और वे बच्चे भी बेवकूफ़ होते हैं कि दूसरे के नोट्स लेकर नोट्स बनाते हैं। बुरा मत मानना, मान लेना, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए चलिए चलिए, पुराना डायलॉग। अब इसके अंदर एक बला आई थी, कौन सी बला थी वो? एप्सिलॉन नोट, है ना। इसे लेकर पेपर में अनेकों सवाल पूछे गए। जो एप्सिलॉन नोट है इसे कहते हैं हिंदी में निर्वात की विद्युतशीलता। ये पूछा गया, ये निर्वात की विद्युतशीलता है क्या, आप बता सकते हैं? पहली बात, जितनी भी राशि आपके अंदर पढ़ने वाले, बल, आवेग, वेग, कुछ भी पढ़ने वाले, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत विभवांतर, इतनी राशि पढ़ने वाले सारी भौतिक राशि है, फिजिकल क्वांटिटीज है। तो इस तरह निर्वात की विद्युतशीलता भी एक भौतिक राशि है। आपको पता है जो भौतिक राशि होती है मापा भी जा सकता है, तोला भी जा सकता है, उसका मात्रक भी होता है, और जिसका मात्रक होता है उसकी विमाएँ भी होती हैं। आज आपको ज्ञात करना है निर्वात की जो विद्युतशीलता होती है ना, इसका मात्रक क्या होता है, इसका मान क्या होता है, इसकी विमा क्या होती है ना। आइए कॉपी में हेडिंग बनाइए, एप्सिलॉन नोट की विमा। ऐसा सुनो। एप्सिलॉन नोट निर्वात की विद्युतशीलता, और ब्रैकेट में लिखिए एप्सिलॉन नोट निर्वात की विद्युतशीलता। हेडिंग बनाइए निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक, निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक। हेडिंग बनाइए निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक। मैं यहाँ से रफ कर दे रहा हूँ और मेरे पास जगह है तो मैं लिख सकता हूँ। निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक। अब आप कहेंगे सर क्या ये पेपर में आया था क्या? जी हाँ, ये पेपर में आया था, आप इससे मुकर नहीं सकते हैं। सर ये मात्रक कैसे निकालते हैं? जब आपको ये पता होता है, देखो कैसे निकालते हैं मात्रक, आपको पता होता है। जब आप एप्सिलॉन नोट की बात कर रहे हैं, एप्सिलॉन नोट किस फॉर्मूले के अंतर्गत आता है, उस फॉर्मूले को आप पहले लिखिएगा। आप जानते हैं, आप लिख सकते हैं इस तरह, वी नो दैट, बाद में लिखिए, पहले सुनिए, वी नो दैट, आप इस तरह लिखिएगा, वी नो दैट। जैसे आपने लिखा वी नो दैट, जैसे आपने वी नो दैट लिखा, तो एफ बराबर आपको जानते हैं, जो आप ये फॉर्मूला जानते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, 4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 इंटू Q2 अपॉन में R², ये आ जाएगा। आपको किसका मात्रक निकालना है? एप्सिलॉन नोट का। तो जिसका भी मात्रक निकालना है आप उसे अकेला छोड़िए। आपको पता है ये एप्सिलॉन नोट है, आप इसको इधर लेकर जाएंगे और आपको यहीं लेके जाएंगे तो कुछ ऐसा दिखाई देगा, एप्सिलॉन नोट बराबर 1/4 पाई एफ इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन में कितना जाएगा आपका R², ऐसा दिखाई देगा। इज एम राइट? क्या मैं सही कह रहा हूँ? उसके बाद एप्सिलॉन नोट का आपने मात्रक निकालना है। जब एप्सिलॉन नोट का मात्रक निकालेंगे, 1 का कोई मात्रक होता है? जी नहीं, ये एक अंकिक मान है, अंकिक मान का कोई मात्रक नहीं होता है। आप 11वीं क्लास से पढ़ के आए हैं, भले आपने कुछ ना पढ़ा हो, समझे। Q1 Q1 मतलब आवेश का मात्रक आपको बताना चाहिए क्या होता है, कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। मैं कूलाम ना लिखते हुए, कूलाम पूरा ना लिखते हुए हिंदी में मैं सी लिख दे रहा हूँ, सी का मतलब भी कूलाम ही होगा। उसके बाद 4 का कोई मात्रक होता है क्या? जी नहीं। पाई का कोई मात्रक होता है क्या? जी नहीं। बल का कोई मात्रक होता है? जी हाँ। क्या होता है मात्रक? न्यूटन। उसके बाद ये दूरी है ना, दो आवेशों के मध्य दूरी, तो इसका दूरी का मात्रक होता है क्या? हाँ होता है, दूरी का मात्रक होता है मीटर²। मीटर क्या? मीटर दूरी का मात्रक मीटर। ये भी हमने आपको लिखवाया था, जो 8 टॉपिक लिखवाए थे उसके अंतर्गत हमने आपको बताया था। इसलिए कहता हूँ आपको पुरानी वीडियो देखिए और अच्छा समझ में आएगा, उसमें सभी कॉन्सेप्ट बताए गए हैं, समझे। ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं होगा जो हमने आपको समझाया ना हो। मेरा पढ़ाने का तरीका जो होगा बहुत ही सरल और ईजी होगा। चलिए एप्सिलॉन नोट का मात्रक निकालिए। एप्सिलॉन नोट का मात्रक कूलाम में गुणा करेंगे, कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर²। ये रहा पेपर 2013 IIT का पर्सन, 2013 IIT का पर्सन था। इसमें आया था कि एप्सिलॉन नोट का मात्रक क्या होता है। 4 ऑप्शन दिए गए थे, आपको कन्फ्यूज कर देना था, समझे। इस तरह कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर², और दूसरा ऐसा कर दिया गया था, इसे ऊपर इसे नीचे लिख दिया गया था। एक बार ऐसा कर दिया गया था, इसमें से मीटर² हटा दिया गया था। चौथा ऑप्शन था इनमें से कोई नहीं। अगर आपको पता होता, आप मेरे पास पढ़े होते तो निकाल देते। अब ये पहले आते थे ये IIT JEE में, लेकिन अब आते हैं उत्तराखंड बोर्ड में, समझे, स्टेट बोर्ड में। तो समय बदल रहा है, आपको बदलना चाहिए, समझे।
समझे? आपको पता होगा पहले 100 रुपये की बहुत वैल्यू हुआ करती थी, पहले, वो पहले की बात थी। आज 100 रुपये की कोई वैल्यू नहीं है। 100 रुपये आप ऐसे उड़ा देते, ऐसे ऐसे उड़ा देते 100 रुपये। चलिए नोट करिए, जल्दी नोट करिए। इसके बाद मात्रक निकालने के बाद बीमा निकालेंगे। जल्दी नोट करिए। समझ में आ रहा है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई इशू? अच्छा लग रहा है ना? कोई इशू हो तो बताना। कोई इशू हो तो बताना। आर यू गेटिंग नोटेड माई पॉइंट? ओके, सेकंड हेडिंग बनाइए, बीमा। एप्सिलॉन नोट की बीमा या निर्वात की विद्युतशीलता की बीमा। एप्सिलॉन नोट की बीमा या निर्वात की विद्युतशीलता की बीमा। बीमा, बीमा क्या कहते हैं इंग्लिश में? बताइए किस बच्चों को बीमा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बताइए क्या कहते हैं, आराम से बोलिएगा। एडिशनल? जी नहीं, बीमा को कहते हैं डायमेंशन। जी नहीं, आप मुंह करते जाता है। डायमेंशन, इसे कहते हैं डायमेंशन। एप्सिलॉन नोट का मात्रक कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके, हेडिंग बनाइए। इसके बाद हेडिंग बनाइए बीमा, एप्सिलॉन नोट की बीमा। हेडिंग बनाइए एप्सिलॉन नोट की बीमा, एप्सिलॉन नोट की बीमा। बीमा कैसे निकालते हैं आज के बाद आप याद रखिएगा। अगर आपको किसी भी भौतिक राशि की बीमा निकालनी हो, हेलो मैम प्लीज़, एप्सिलॉन नोट की बीमा, किसी भी भौतिक राशि की बीमा निकालनी हो तो पहले उसका मात्रक पता होना अनिवार्य है। अगर आपको उसका मात्रक पता होगा तो तभी आप उसकी बीमा निकाल सकते हैं। लेकिन हमने नोट्स में मात्रक नहीं पता, तो हमने कल जो कॉन्सेप्ट बताए थे उस कॉन्सेप्ट के अंतर्गत इनके सबके मात्रक बताए थे, ताकि आप उसे यहाँ यूज़ कर सको कल के लिए। मेरी एक क्लास दूसरी क्लास से लिंक है, बार बार कहा गया है। आप पिछले वाले वीडियो देखिए, बारी बारी से वीडियो देखिए, बार बार वीडियो देखिए, समझे? आपके दिमाग में छप जाएगा। आप 1 घंटा नहीं निकाल सकते। एक बार तो आप नोट्स बनाइए, नोट बनाने के बाद क्या करिए, उसे सामने रख के बार बार वीडियो को देखिए। उसके बाद फिजिक्स आपके नसों में बस जाएगी। उसके बाद देखिए ना, इधर देखिए ना प्लीज़, आप लिखिएगा वी नो दैट, THAT दैट। समझे? 2011 में आया था बोर्ड में कि एप्सिलॉन नोट की बीमा 4 ऑप्शन दिए थे। आपको डायरेक्ट याद रखनी है, निकालनी भी आनी चाहिए, और डायरेक्ट भी याद रखनी है। देखिए कैसे निकालते हैं। हेलो, इधर देखिए, एप्सिलॉन नोट कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। आज के बाद किसी भी भौतिक राशि की बीमा निकालनी हो तो पहले उसका मात्रक पता होना जरूरी है। मात्रक पता होगा तो ही बीमा निकाल सकेंगे, अन्यथा आप कभी भी किसी भौतिक राशि की बीमा नहीं निकाल सकेंगे। समझे? एप्सिलॉन नोट बराबर कूलम। क्या आपको कूलम की बीमा पता है? अगर आपने कल के नोट पढ़े हैं तो कूलम की बीमा होती है 80। समझे? ये रहा न्यूटन का संबंध सीधा होता है बल से। बल की बीमा बताइए आप क्या होती है? बल की बीमा होती है MLT-2, MLT-2। सर ये कहाँ से आ गया? बेटा ये कल वाले टॉपिक से आया, आप जाइए और पढ़िए उसको। ये मीटर क्या बोला है? मीटर का मतलब दूरी, और दूरी की बीमा होती है L। समझिए, कल बताए थे हम आपको। अब हमको पागल समझे हैं? पागल ना समझे हमको। जो बताए हैं वो क्रम वाइज चल रहा है, एक सीरीज वाइज। 80, चलिए इसे हल करते हैं। M कहीं M तो नहीं है, M ऊपर जाएगा। जब M ऊपर जाएगा तो इसकी पावर माइनस की हो जाएगी, -1। उसके बाद L तो नहीं है, हाँ L है। L की कितनी हो जाएगी? 2, वो भी ऊपर जाकर माइनस की हो जाएगी। आप L की L में गुना करेंगे, L की 2 हो जाएगी। L की 2 ऊपर जाकर माइनस की हो जाएगी। आप इसे L की पावर माइनस के 2, L का स्क्वायर ना पढ़िएगा, समझिए? इसे L की 2 ही पढ़ेंगे, M की माइनस के 1 ही पढ़ेंगे। उसके बाद और देखिए ना, और देखिए A लिख दिए। उसके बाद ये 2 है, ये ऊपर जाएगा तो 1 यहाँ और 2 यहाँ, तो कितना हो जाएगा? 3। तो आपको याद रखनी है एप्सिलॉन नोट की बीमा क्या होती है। हल कर लेंगे आप। M की -1, L की -2, A की 1 और T की 3। ये भी पेपर में डायरेक्ट आई हुई है। 4 ऑप्शन दे देगा, पहचानेगा कि एप्सिलॉन नोट की निम्नलिखित में से कौन सी बीमा है। समझे? जो बीटेक का प्रश्न पत्र होता है ना, जेईई मेंस का, या आप नीट का एग्जाम दे रहे हो, हम ये जो MBBS का एग्जाम होता है उसके अंतर्गत भी इस तरह की बीमा पूछी जाती है। 4 ऑप्शन दे देता है। आपको निकालनी, आपको डायरेक्ट भी पता होना चाहिए और निकालनी भी आनी चाहिए। अगर आप स्टेट बोर्ड का पेपर दे रहे हैं तो निकालनी आनी चाहिए। अगर आप कंपटीशन का पेपर दे रहे हैं तो डायरेक्ट याद होनी चाहिए। इतनी एफिशिएंसी आपकी होनी चाहिए। नोट कीजिए। रुकिए 1 मिनट रुकिए। अगली हेडिंग आपको पता होना चाहिए। अभी तक आपने मात्रक जाना, उसके बाद आपने बीमा जानी। बीमा जानने के पश्चात आपने क्या जानना है? मूल मात्रक।
फंडामेंटल यूनिट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हेलो हेलो प्लीज इधर। मूल मात्रक, ये मूल मात्रक कैसे निकालते हैं? जब आप कभी भी किसी भौतिक राशि की विमा निकाल लेंगे ना, उसके बाद ही मूल मात्रक निकाला जा सकता है, यानी विमा को देखकर ही मूल मात्रक निकाल सकते हैं। आप ऐसे कह सकते हैं जो विमा होती है वो मात्रक पर निर्भर करती है, और मात्रक जो विमा होती है वो मात्रक पर निर्भर करती है, और जो मूल मात्रक होता है वो विमा पर निर्भर करता है। यानी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई है, चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ये हमारा पढ़ाने का स्टाइल है ना। ऐसे पढ़ाए हो, तुम्हारे टीचर ना पढ़ाएंगे ऐसे, तुमको कभी ना पढ़ाएंगे। कहीं घूमो जाके, बता दिए हैं एक बार। हेलो इधर देखा ना, इधर समझ में आया ना जो पढ़ाए? इधर देखिए, मूल मात्रक कैसे निकालते हैं? मूल मात्रक m, पता है किसको कैसे निकालते हैं? m का मतलब होता है मास, मास का मतलब द्रव्यमान, मास का मतलब वो नहीं होता मीट, है ना। मास का मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान का मतलब होता है किलोग्राम, किलोग्राम। तो आप आज के बाद कभी भी किसी भी विमा को देखकर m के नाम का हमेशा किलोग्राम लिखिएगा। m के नाम का किलोग्राम, किलोग्राम की माइनस के 1, l मतलब लेंथ, लेंथ मतलब लंबाई, लंबाई मतलब मीटर, लंबाई मतलब मीटर, मीटर की माइनस के 2। उसके बाद ये कह रहा ए मतलब एम्पियर, ए मतलब एम्पियर, हमेशा लिखिएगा, हमेशा, ऑलवेज। टी मतलब टाइम, समय जो आपका खराब चल रहा है ना, इसका टी ही लिखिएगा, टी की माइनस, टी की 3। हाँ सेकेंड भी लिख सकते हैं, सेटिंग शूटिंग मत लिखिए, सेकेंड लिखिए। नोट कीजिए, नोट कीजिए। कितनी शांतिपूर्वक क्लास, कितनी शांतिपूर्वक क्लास आज। हम तुमको देखकर प्रसन्न हुए। हम तुमको पूरे दिन पढ़ाने के लिए अवेलेबल नहीं है। पढ़ाएंगे आफ्टर लॉकडाउन, आफ्टर लॉकडाउन। समझे? कोई प्रॉब्लम? ये भी हो गया, है ना। कोई प्रॉब्लम? चलिए जरा एक बात बताइए, अभी तक आपने यहाँ तक जाना, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम कहाँ है आइए जानते हैं। प्रॉब्लम कहाँ है जानते हैं। जरा एक बात बताइए, आपने क्या निकाला अभी तक? आपने निकाला क्या? बल 9 गुणा 10⁻9 Q1 × Q2 अपॉन r², यूनिवर्सल फॉर्मूला। आप इसे सभी जगह यूज कर सकते हैं न्यूमेरिकल के लिए, है ना। आपको पता है बल कैसी राशि है? आप जानते हैं, यू नो, बल सदिश राशि है। सदिश राशि में क्या होती है? दिशा। सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। आप बताइए ना, आप बताइए, ये बल है, इसकी दिशा किधर है? कंफ्यूज हो जाएंगे आप। जी नहीं, आपने बताया ये दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल है। ये दो आवेश है Q1 और Q2, है ना। Q1 और Q2 ये दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल है। आप बताइए ना, इन दोनों के मध्य जो लगने वाला बल है उसकी दिशा Q1 की ओर है या Q2 की ओर है, किधर है? आप इसे नहीं बता सकते, और यही सबसे बड़ी समस्या है। यही 12th क्लास के बच्चों का प्रॉब्लम है। वे रट लेते हैं, वे रट लेते हैं और यहीं रट लेते हैं, और यहीं प्रॉब्लम होती है। यहाँ से स्टार्ट होती है प्रॉब्लम, समझे। प्रॉब्लम को हल करने का दूसरा नाम है सोनू। प्रॉब्लम को हल करने का दूसरा नाम सोनू, सोनू सिंह, सोनू सिंह। ओके, तो कल आप मेरे संग जानेंगे कि जो बल होता है, बल एक सदिश राशि होती है, उसकी दिशा किधर होती है, और जानेंगे दो आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल था, दो आवेशों के मध्य जो लगने वाला बल था उसकी दिशा किधर होती है। आज के एपिसोड में इतना ही, कल मुलाकात होगी। समय का अभाव है, माफ़ी चाहता हूँ। धन्यवाद।